एकेडमिक्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लास्ट ईयर सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीपी 3040 फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछेंगे 10 नंबर और 7 नंबर में। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग किस पे डिपेंड है? सेंट्रीफ्यूगेशन पे डिपेंड है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कि कोई भी एक्सेस है और कोई भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अंदर से इसके बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और ये सर्कुलर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इस पे ही डिपेंड है हमारा परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। चलते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे और इसके कंस्ट्रक्शन पे। इसका कंस्ट्रक्शन है ये एज इट इज़ होता है हमारा परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। जो हमारी केसिंग है वो स्टेनलेस स्टील की होती है और एक अंदर बास्केट प्रेजेंट होता है जिसमें हम मटेरियल को डालते हैं। ठीक है, तो पावर अप्लाइड करते हैं इस शाफ्ट पे। ये शाफ्ट होती है, दिस इज शाफ्ट, एंड यहाँ पे मोटर लगा होता है। मोटर की वजह से पावर अप्लाइड करते हैं। पावर अप्लाइड करने की वजह से ये रोटेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। और जो हमारी बास्केट है इस पे परफोरेशन वॉल प्रेजेंट होती है या फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ हमें देखने को मिलता है। परफोरेशन वॉल की वजह से जब भी हम मोटर से इस शाफ्ट के थ्रू इसको घुमाते हैं तो लिक्विड पास होता है वॉल की तरफ बाहर होता है और जितना भी लिक्विड मटेरियल हमारा होता है ये बाहर आने लगता है, एज इट इज़ बाहर लगता है। और सॉलिड जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। तो लिक्विड बाहर लगेगा और इस लिक्विड आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो जो भी हमारा केक होगा, जो भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस होगा वो ड्राई हो जाएगा और केक का फॉर्मेशन निकलेगा जिसे हम बाद में ब्लेड से कट करके निकाल लेते हैं। तो एक फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग की तरह ये परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग काम करता है। किसकी तरह? फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग की तरह। फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग की तरह इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल हमारा किस पे है? पर फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग पे ऊपर ही काम करता है और सेंट्रीफ्यूगेशन के फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। तो नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग क्या है? सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी हमारा अगर लिक्विड और सॉलिड दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड दोनों पार्टिकल प्रेजेंट है, तो एक टाइम के बाद जो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे या सेडिमेंट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो इसी पे बेस्ड है नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन हमारा है कि ये स्टेनलेस स्टील की जो भी हमारी मेटल की हमारी केसिंग है और अंदर एज इट इज़ जैसे ही हमारा परफोरेटेड में था ऐसे ही यहाँ पे एक बास्केट प्रेजेंट है। ठीक है ना, बस इसमें परफोरेशन वॉल नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी फिल्टर क्लॉथ लगा हुआ नहीं है क्योंकि ये सेडिमेंटेशन के ऊपर ही काम करता है। तो लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस दोनों रहेंगे। तो लिक्विड हमारा ऊपर की तरफ रह जाएगा जब भी हम मूवमेंट कराएंगे 1000 आरपीएम पे। मोटर की तरफ शाफ्ट का मूवमेंट होगा, शाफ्ट की वजह से जो बास्केट है बास्केट का मूवमेंट होगा। बास्केट का मूवमेंट होने की वजह से सॉलिड एंड लिक्विड दोनों पार्टिकल्स में प्रेजेंट होंगे। तो सॉलिड हमारा नीचे हो जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये सेडिमेंट हो जाएगा नीचे की तरफ और लिक्विड सारा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा जो बाद में स्किमिंग ट्यूब के थ्रू हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और जब एक मैक्सिमम अमाउंट में हमें सॉलिड यहाँ पे रिटेन मिल जाता है तो उसे हम ब्लेड के थ्रू फिर बाहर निकाल लेते हैं। इसे कहते हैं नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। मतलब कोई भी नॉन परफोरेटेड मतलब हो गया कोई भी परफोरेशन वॉल नहीं प्रेजेंट है जो कि लिक्विड को फिल्टर आउट करेगी, मतलब इसमें सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होगी। इसे कहते हैं नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज डायरेक्शन एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ बॉल मिल। साइज डायरेक्शन का मतलब होता है कोई भी कोर्स पार्टिकल्स है उसे स्मॉल पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस कहते हैं साइज रिडक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस का साइज रिडक्शन। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि भी हमारे अगर साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो एक साइज़ के पार्टिकल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, यूनिफॉर्म साइज़ देखने को मिल जाएगी। यूनिफॉर्म साइज़ की वजह क्या होगी कि कोई भी हम मिक्सिंग करना चाहेंगे, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में मिक्सिंग करना चाहेंगे तो ईजिली हो जाता है। इसका दूसरा एडवांटेज है कि साइज रिडक्शन की वजह से जो सरफेस एरिया होता है कि कोई भी कोर्स पार्टिकल्स उसका सरफेस एरिया कम होगा बस, बट स्मॉल पार्टिकल्स का सरफेस एरिया हमेशा ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मतलब डिसइंटीग्रेशन की जो प्रोसेस होगी, अगर कोई भी टेबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस अच्छे से हो पाएगी और डिसोल्यूशन की प्रोसेस भी किसी बॉर्डर की अच्छी रहेगी। सेकंड पॉइंट इसका यही है, साइज रिडक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल एंड दस फर्दर इंक्रीज रेट ऑफ डिसोल्यूशन और
डिसइंटीग्रेशन ऑल्सो। ड्राइंग इफेक्टिव होगा, किसी भी कोर्स पार्टिकल्स को ड्राई करने के लिए ये ऊपर से ड्राई होंगे और अंदर से वेट हो सकते हैं, बट जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो चारों तरफ से ड्राई होंगे। मतलब ड्राई क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से होगा। डिसएडवांटेज क्या है, जब भी हम मिलिंग और साइड रिएक्शन करने के लिए उसका किसी भी मशीन का यूज़ करते हैं तो मशीन में कंटामिनेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि उसमें कंटामिनेशन भी हो सकता है। या थर्मोलाइबल सब्सटेंस है, जब भी हम साइड रिएक्शन करते हैं तो हीट प्रोड्यूस जरूर होती है। थर्मोस्टेबल सब्सटेंस होंगे वो तो साइरेशन में कैपेबल होंगे, बट थर्मोलाइबल सब्सटेंस जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट हो जाते हैं किसमें, साइरेशन के प्रोसेस में, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, बॉल मिल को हम पेबल मिल और टम्बलिंग मिल कहते हैं। ये इम्पैक्ट एंड अट्रिशन में काम करती है। इम्पैक्ट एंड अट्रिशन का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कोई भी ग्रैन्यूल्स हैं हमारे, उसके बीच में कोलिजन होता रहता है, उसके बीच में कोलिजन देखने को मिलता है। और स्टेनलेस स्टील की बॉल्स प्रेजेंट होती है बॉल मिल में, और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों के बीच में भी कोलिजन हमें देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट एंड अट्रिशन फोर्स। ठीक है ना। बॉल मिल का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। बॉल मिल कंस्ट्रक्शन है कि एक मेटल सिलेंडर रहेगा, उसमें स्टील बॉल्स प्रेजेंट रहेंगी और लिड रहेगी जहाँ से हम फीड को इंटर करेंगे। ठीक है ना। बॉल मिल है, बॉल मिल पे हम छोटे छोटे ये स्टेनलेस स्टील की बॉल रहती हैं, स्टेनलेस की बॉल रहती हैं और ग्रैन्यूल्स हमें प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे फीड मटेरियल्स। ठीक है ना। फीड मटेरियल जैसे ही हम इसको बॉल मिल को ऑन करते हैं तो ये रोटेट करना स्टार्ट होता है। रोटेट करने की वजह से जो बॉल मिल है और ये बॉल मिल के जो भी हमारे स्टील्स की बॉल है या फिर ग्रैन्यूल्स हैं वो आपस में टकराएंगे, आपस में कोलिजन देखने को मिलता है। इसमें आपस में कोलिजन्स देखने को मिलता है। कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, साइड रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है। द मटेरियल इज केप्ट इन अ हॉलो सिलेंडर, मटेरियल इज प्लेस्ड अप टू 60% ऑफ द वॉल्यूम। कोई भी हमारा किसी भी वॉल्यूम का जो बॉल मिल है उसका 60% हम फिलअप कर देंगे, किससे, फीड मटेरियल से। अ फिक्स नंबर ऑफ बॉल इज प्लेस्ड इन सिलेंडर एंड सिलेंडर इज क्लोज्ड। एक फिक्स नंबर ऑफ बॉल इसमें डालेंगे और सिलेंडर को हम बंद कर देंगे। मिल इज अलाउड टू बी रोटेट, इस मिल को हम रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। रोटेट करने के इसका स्पीड ऑफ रोटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन का। अगर लो स्पीड रहेगी बॉल मिल की, अगर लो स्पीड, द मास ऑफ बॉल विल स्लाइड और रोल अप वन ओवर एंड विल ओनली प्रोड्यूस एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइड रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो स्पीड है बहुत लो है तो ये बॉल्स रहेंगी, ये स्टेनलेस की बॉल्स हैं, स्टील्स की बॉल्स हैं, वो आपस में एज इट इज़ अरेंज हो जाएंगी। ये इस अरेंज होने की वजह से कोई भी साइड रिएक्शन जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स अगर ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कोई भी साइड रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज लो स्पीड इसमें होती है। तो ये जब भी मूवमेंट करेगा तो एज इट इज़ बॉल रहेंगी, मूवमेंट कोई भी नहीं होगा और साइड रिएक्शन हमें देखने को अच्छे से नहीं मिलेगा। ठीक। एट अगर हम हाई स्पीड की बात करें, हाई स्पीड में द बॉल्स आर थ्रोन टू सिलेंडर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नो ग्रेडिंग टेक प्लेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी एक्सिस से, कोई भी पार्टिकल से या कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उससे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो सर्कुलर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसमें कोई भी मूवमेंट, कोई भी हमारे जो भी फीड मटेरियल है इसका कोई भी साइरेशन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज जितने भी बॉल्स रहेंगे हाई स्पीड की वजह से क्या होंगे, ये बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे, बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे, कोई भी साइरेशन अंदर देखने को हमें नहीं मिलेगा। एट अ टू थर्ड स्पीड और करेक्ट स्पीड, जो भी करेक्ट स्पीड हमारी होती है वो टू थर्ड स्पीड होती है, मतलब 0.5 साइकिल्स पर सेकंड चलती है, वो एक मैक्सिमम साइरेशन देखने को इसमें मिलता है। ये हमारी करेक्ट स्पीड है। इसमें यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे जो भी साइरेशन के लिए हमें फीड मटेरियल डाल रखा है। तो एज इट इज़ हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है बॉल्स का और ग्रैन्यूल्स का भी, कोई भी फीड मटेरियल उसका भी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है और बॉल्स का भी मूवमेंट हमें देखने को इसमें मिलता है। इसकी वजह से साइड रिएक्शन अच्छे से हो पाती है। नेक्स्ट है हमारा, explain the theory and applications of centrifugation. Centrifugation is a process in which centrifugal force is used as a driving force for a safe phase separation. Phase separation का मतलब होता है कि solid और liquid दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, दो फेज हो गए, दिस इज टू फेज। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और लिक्विड की डेंसिटी एज इट इज कम होती है। जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं हम परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड सेंट्रीफ्यूग में या फिर किसी भी चीज़ में, तो जितने भी लो डेंसिटी, जितनी हाई डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो नीचे बैठना स्टार्ट होते हैं, और जितने भी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, मतलब कोई भी लो डेंसिटी का मॉलिक्यूल है वो ऊपर रह जाता है।
तो ईजिली सेपरेशन हमें देखने को इसमें मिल जाता है, जैसे नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग में हमें देखने को मिला था, क्योंकि वो सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग है। दो फेस के बीच में सेपरेशन हो रहा है, किसके बेसिस, सेडिमेंटेशन के बेसिस पे हो रहा है। और नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग में क्या हो रहा था, फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग था वो, बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट थी, परफोरेशन वॉल प्रेजेंट थी। तो कोई भी एक्सेस है हमारी, बीच में कोई भी एक्सेस है, ये हमारी कोई भी एक्सेस है, और ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है। अगर इसका हम सर्कुलर मूवमेंट कराते हैं, वेलोसिटी अगर इधर की तरफ कराते हैं, तो अंदर से एक फोर्स लगेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। तो इसी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा लग रहा है एक एक्सिस से एक बाहर के ऑब्जेक्ट की तरफ, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। द सेपरेशन इज बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड फेज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल एंड द डेंसिटी डिफरेंसेस। डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से हमें सेपरेशन देखने को इसमें मिलता है, जैसे हम सेंट्रीफ्यूग, सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग या फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग में देखने को मिला था। The equipment used for separation is known as centrifuge. Centrifugation is also used for separation of two immiscible liquid. कोई भी immiscible liquid है, जैसे कि emulsion oil in water and water in oil वाला, तो उसका भी हमें फेस सेपरेशन देखने को मिल सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। तो सेंट्रीफ्यूग मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग, सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग एंड कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इसी में है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या क्या एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन के। कोई भी, जैसे कि हम मेडिसिन में कोई भी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्रिस्टल्स हमें देखने को, प्रिसिपिटेट देखने को नीचे मिलते हैं, कि प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, प्रिसिपिटेट हमें देखने को मिल जाता है कि प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है या क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं। बट उसमें सॉल्वेंट भी ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसे हम मदर लेकर कहते हैं। तो इसका भी सेपरेशन किसके किसके तो करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के तरह हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की डेंसिटीज डिफरेंट होंगी, दोनों की डेंसिटीज डिफरेंट होंगी, उसके बेसिस पे हम इसका सेपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है। इन अ सिनेरेटिक केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म इज क्रिस्टल्स, क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है हमारा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, दैट इज क्रिस्टलाइज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर लिकर बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जो हमारा सॉल्वेंट है, जिसे हम मदर लिकर कहते हैं, उसका हम प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं किसके, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इजिली कर सकते हैं। इफ द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर वेरी स्मॉल देन हाई सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट विल बी नेसेसरी टू सेपरेट द पार्टिकल्स। अगर कोई भी सस्पेंशन है, हमारा सस्पेंशन होता नहीं है कि द डिस्पर्स्ड फेज विल बी सेपरेटेड इन डिस्पर्सन मीडियम, तो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होंगे अगर बहुत ही माइन्यूट होंगे, बहुत ही छोटे छोटे होंगे, तो उसका भी सेपरेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर separate two immiscible liquid with different densities, हमने पढ़ा है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट skim milk from a whole milk। ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है हमारा, एप्लीकेशंस एंड थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशंस। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन। व्हाट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, कोई भी मिक्सचर है, जैसे कि अल्कोहल और वाटर का हमारा मिक्सचर है, ठीक, अगर उसको हम सेपरेट करना है, दोनों को अलग अलग करना है, मतलब अल्कोहल प्लस वाटर को हमें सेपरेटली देखना है, अल्कोहल प्लस वाटर को हमें सेपरेटली देखना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन की प्रोसेस करेंगे। डिस्टिलेशन में सेपरेशन किसके बेसिस पे होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे के बेसिस पे होता है। मतलब अल्कोहल का अगर हम एज्यूम कर लें कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा 115 है और वाटर का एज इट इज़ 100 होता है, तो पहले हम इसकी 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसे कंडेंस्ड करेंगे, कंडेंसेशन के बाद कंडेंस्ड इसे कर लेंगे, कंडेंस्ड के बाद ये फिर से एक बीकर में इकट्ठा हो जाएगा एक सेपरेट फॉर्म में। मतलब मिक्सचर में से अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर है, तो वाटर 100 सेल्सियस पे क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ एंड कंडेंस्ड होकर एक हमें सेपरेट एक प्योर फॉर्म में हमें मिल गया। एज इट इज अल्कोहल करेंगे, ये भी 115 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा, इसे भी कंडेंस कर लेंगे, कंडेंस करने के बाद एक प्योर फॉर्म हमें देखने को मिल जाएगा। इसी के बेसिस पे, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस के बेसिस पे हम प्यूरिफाई करते हैं लिक्विड्स को डिस्टिलेशन प्रोसेस में, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, ये कम से कम 2 बार पूछा गया है। तो स्टीम डिस्टिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीम डिस्टिलेशन में हम स्टीम का यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन के लिए, है ना। तो इसमें स्टीम कैन प्रेजेंट होती है और एक डिस्टिलेशन फ्लास्क प्रेजेंट होता है, ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये स्टीम कैन है और ये कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक।
जिसमें से कोल्ड वाटर जा रहा है। देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। स्टीम कैन में हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हीट अप्लाई हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेपर फॉर्म में आ रहा है, राइट, वेपर फॉर्म में आ रहा है। ये वेपर कहाँ जा रहा है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में जा रहा है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ रहा है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में आके जब यहाँ पे भी हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, जब यहाँ पे हीट अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी वेपर फॉर्म होंगे और ये पास होंगे क्या, कंडेंसर से पास होंगे और यहाँ पे एक प्योर फॉर्म में आएंगे। देखो मैकेनिज्म क्या है कि स्टीम कैन से जब हम भी हीट अप्लाई करके उसका स्टीम बनाते हैं, मतलब उसका वेपर बना रहे हैं, तो वेपर क्यों दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ भी हीट कर रहे हैं, यहाँ भी हीट कर रहे हैं, तो दोनों में वेपर बनेंगे। बट इसमें हम इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड अगर उसे हम टेम्परेचर ज़्यादा दे दें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे दें, तो स्टार्ट हो जाते हैं डिकम्पोज करना, डिकम्पोज करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कम टेम्परेचर पे वो वेपर में कन्वर्ट हो पाए, जो भी इम्प्योर और लिक्विड है हमारा, वो कम टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। इसकी वजह से हम इसे एक और वेपर देते हैं, वाटर वेपर देते हैं यहाँ से हीट करने पे, जो यहाँ से जो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हमारा जल्दी से आ जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ से पहले से ही दे रहे हैं, तो ये कम टेम्परेचर में ही वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कम टेम्परेचर में ही वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कम टेम्परेचर में जैसे ही वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये वेपर कहाँ जाएगा, ये पास हो जाएगा इस पाइप से, इस पाइप से पास होने की वजह से ये कंडेंसर की तरफ जाएगा, यहाँ पे कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड होने की वजह से जैसे कंडेंस्ड होकर एक प्योर फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम अल्कोहल प्लस वाटर की बात कर लें तो वाटर हमें मिल सकता है प्योर फॉर्म में, या फिर अल्कोहल भी मिल सकता है प्योर फॉर्म में। मतलब जितना ही टेम्परेचर यहाँ से पास कर रहे हैं, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट के इफेक्ट से, मान लो 115 डिग्री सेल्सियस पास कर रहे हैं, जो भी हमने अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट माना था, अगर 115 डिग्री सेल्सियस पास कर रहे हैं तो क्या होगा, अल्कोहल वेपराइज होगा, अल्कोहल वेपराइज होगा तो ईजिली हमें कंडेंस्ड फॉर्म में यहाँ पे प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है स्टीम डिस्टिलेशन का, कैसे एज इट इज़ वर्क करता है। हम क्यों स्टीम कैन लेते हैं, क्यों एक वेपर प्रेशर और क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, बिकॉज कम टेम्परेचर में ही हमें एक यहाँ से वेपर देखने को मिल जाए और ज़्यादा टेम्परेचर ना करना पड़े, इसकी वजह से डिकम्पोज हो जाए। उस डिकम्पोजिशन को बचाने के लिए हम एक और यहाँ पे वेपर प्रेशर लेते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ये सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग है स्टीम डिस्टिलेशन का। यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमको लिखने को मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इजी है, हॉट गैस का हम यूज़ करते हैं, पास करते हैं बहुत ही हाई स्पीड से, ठीक है ना, यहाँ से बहुत ही हाई स्पीड से पास करते हैं, जिसकी वजह से जो भी मटेरियल हमारे ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। द ग्रैन्यूल्स आर लिफ्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड सस्पेंडेड इन द स्ट्रीम ऑफ एयर। मतलब जो ग्रैन्यूल्स रहेंगे वो ऊपर उठ जाएंगे, बहुत ही हाई वेलोसिटी होती है, बहुत ही हाई वेलोसिटी से यहाँ एयर पास करते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे उड़ने टाइप आ जाते हैं, लिफ्ट हो जाते हैं ऊपर की तरफ और इजीली ड्राई हो जाते हैं। और ड्राई होने के जैसे ही ड्राई हो जाते हैं ये वापस से सेटल डाउन हो जाते हैं, और जितनी भी हमारी एयर है, हॉट एयर है, वो इस बैग के थ्रू पास आउट हो जाती है और रिसर्कुलेशन के लिए और कुछ आउटलेट से बाहर निकल जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वर्किंग है। The wet granules to be dried are placed in a detachable ball. The hot air flows to the bottom with the velocity greater than the settling velocity of granules. Settling velocity का मतलब होता है इसकी gravitational velocity या gravitational force. Gravitational force. जब जो hot air की जो velocity है, hot air की जो velocity वो ज़्यादा हो जाएगी, किससे, gravitational force से, तो तभी वो जो भी molecules हमारे होंगे वो हवा में फ्लोट करना या लिफ्ट होना स्टार्ट होंगे। द ग्रैन्यूल्स राइज एंड देन फॉल बैक इन रैंडम बॉइलिंग मोशन। दिस कंडीशन इज नोन एज फ्लूइडाइज्ड स्टेट। फ्लूइडाइज्ड स्टेट क्या है, जब भी हमारे ग्रैन्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे और ड्राई होंगे और वापस से नीचे आएंगे उस डिटेचेबल बॉल में, तो उस कंडीशन को कहेंगे हम क्या, फ्लूइडाइज्ड स्टेट। द एयर इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द बैग्स। ड्राइंग इज अचीव्ड एट अ कांस्टेंट रेट। टाइम फॉर ड्राइंग इज 40 मिनट। ये सिंपल वर्किंग मैकेनिज्म है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एप्लीकेशन एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड बाय पासिंग इट थ्रू अ पोरस मीडियम दैट रिटेन्स सॉलिड्स एंड अलाउ टू फ्लूइड टू पास थ्रू. कोई भी हमारा एक मान लो सेपरेशन फनल है, ये सेपरेशन फनल या सेपरेटिंग फनल कहते हैं इसे, ठीक है ना. इसमें पोरस मीडियम प्रेजेंट होता है. पोरस मीडियम है, फिल्टर मीडियम जो रहता है इसे पोरस मीडियम कहते हैं. तो हम स्लरी डालते हैं. स्लरी क्या है? सोल्यूशन टू बी फिल्टर. स्लरी डालें तो यहाँ पे स्लरी डालेंगे तो लिक्विड मटेरियल हमारा इजीली पास हो जाएगा. यहाँ पे एक कंटेनर हमें देखने को मिल जाएगा जिसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. और फिल्टर केक क्या होगा? फिल्टर केक एक सॉलिड है जो कि रिटेन हो जाएगा यहीं पे. यहाँ पे लिखा है एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स. सॉलिड यहीं पे रुक जाएंगे, उसे हम फिल्टर सॉलिड यहाँ पे रुकेंगे और फिल्टर केक का फॉर्मेशन करेंगे. तो इस प्रोसेस कहते हैं फिल्ट्रेशन. यहाँ पे स्लरी, फिल्टर मीडिया, फिल्टर केक और फिल्ट्रेट हमें देखने को मिलता है. बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. इसका एप्लीकेशन क्या है? कोई भी स्टाइल्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे जो भी माइक्रोबायोलॉजी की लैब होती है या फिर जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होता है तो उसमें हेपा फिल्टर लगा होता है. हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, मतलब कोई भी एयर के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं आ पाएगा, तो हेपा फिल्टर लगा होता है. अ सोल्यूशन इज पास थ्रू अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर. कोई भी सोल्यूशन है उसे हम पास करते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से. इससे बैक्टीरिया कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट में देखने को मिले, मतलब स्टाइल सॉल्यूशन हमें इजीली फाउंड आउट हो जाए. फाइनल प्रोडक्ट सेपरेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन, इम्प्योरिटीज आल्सो रिमूव. जब ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखेंगे कोई भी ड्रग का फॉर्मेशन हम करते हैं तो उसे हम बाद में फिल्टर करते हैं, उसके क्रिस्टल्स को अभी मतलब लिक्विड से निकालते हैं, प्योर फॉर्म में हमें तब मिल जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू ही. फिल्ट्रेशन इज एसेंशियल स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ ओरल लिक्विड्स टू गेट क्लियर सॉल्यूशंस. कोई भी ओरल लिक्विड्स हम बनाते हैं, कोई भी सीरप बनाते हैं तो फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि हमें क्लियर सॉल्यूशन देखने को मिले. यूज्ड फॉर अनडिजायरेबल सॉलिड्स को हटाने के लिए एंड क्लैरिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है जब 1% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब अगर 100 ml प्रेजेंट है उसमें 1 ग्राम खाली सॉलिड प्रेजेंट हो तो उसे हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं कहते हैं, उसे क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं. मतलब 1% सॉलिड प्रेजेंट है पूरे होल लिक्विड्स में तो उसे हम क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस कहते हैं. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है? सरफेस एरिया इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिल्ट्रेशन. अगर फिल्ट्रेशन की सरफेस एरिया बड़ा है, इतना बड़ा पोरस मीडियम है हमारा, तो इसका मतलब क्या है? फिल्ट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा. मतलब सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिल्ट्रेशन. ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड्स, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के और लिक्विड है तो ये ईजिली पास आउट हो जाएंगे. ईजिली मतलब हमें देखने को सेपरेशन देखने को मिल जाएगा, फिल्ट्रेशन देखने को ईजिली मिल जाएगा क्योंकि बहुत ही माइल्ड पार्टिकल्स नहीं है. नेक्स्ट है फिल्टर केक. बहुत ही ज़्यादा फिल्टर केक यहाँ पे प्रेजेंट हो गया कि ये लिक्विड पास होने ही नहीं दे रहा है. तो क्या होगा? फिल्टर केक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फिल्ट्रेशन. मतलब फिल्टर केक ज़्यादा होता जाएगा तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस अल्टीमेटली कम होती चली जाएगी. विस्कोसिटी, कोई भी लिक्विड है उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो फिल्ट्रेशन कर ही नहीं पाएगा बिकॉज वो फिल्टर मीडिया से इजीली पास नहीं हो पाएगा. मतलब फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगी. दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फिल्ट्रेशन. परमेबिलिटी, मतलब कोई भी यहाँ पे मान लो सॉलिड केक का फॉर्मेशन हो गया, मतलब तो हो रहा था कि फिल्टर केक ज़्यादा हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस घट जाएगी. बट इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो, इसकी वजह से लिक्विड ईजिली पास हो पाए तो क्या होगा? विस्कोसिटी परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो फिल्ट्रेशन की रेट ज़्यादा हो गई. बस इतना क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं. इसको पढ़ना ही बहुत इंपॉर्टेंट था. अच्छे से पढ़ना हो तो एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा तो उसमें से अच्छे समझ में आएगा. बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. थैंक यू. इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे